हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पासपोर्ट के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बाद एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, वीज़ा प्रोसेस के बारे में होगा। इसमें आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे भरना है, सारा सब कुछ मैं बताऊंगा। और जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम वही बनाते हैं जिसको हमने खुद फेस किया है। तो चलिए टाइम ज़्यादा लिए बिना शुरू करते हैं आज का ये नया वीज़ा का वीडियो, जो कि चाइना बिजनेस वीज़ा का होगा। तो सारा प्रोसेस आपको फॉर्म में कैसे भरना है सब बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मुझे क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, क्या कुछ हुआ, वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा वीज़ा फॉर चाइना के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये देखिए, मैंने वीज़ा फॉर चाइना कर दिया है, ये इनका ऑफिशियल पेज है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कंट्री। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनके 3 ऑफिसेज हैं, एक न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है और कोलकाता में है। यहाँ आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कहाँ के किस स्टेट के लोग किस जोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने दिल्ली से किया था, चूँकि मैं यूपी से बिलोंग कर रहा हूँ। तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट पे कम से कम वैलिडिटी 6 महीने बची होनी चाहिए और कम से कम 2 उसमें ब्लैंक पेज होने चाहिए। और आपका एक फ़ोटो चाहिए जो वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, और वो फ़ोटो का कुछ उन्होंने डायमेंशन बताया हुआ है, अभी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा वो। तो उसी डायमेंशन पे आप जाके स्टूडियो वाले को बोलेंगे कि मुझे वीज़ा के लिए ये डायमेंशन फ़ोटो चाहिए, तो वो बना के दे देते हैं आपको। आप उसका सॉफ्ट कॉपी भी ले लीजिएगा, ताकि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वही फ़ोटो आप फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अब ये आते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट, इसी के ही मेन है, सारा खेल इसी का है। तो इसमें जी वीज़ा, J1 वीज़ा, इसमें मतलब वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, सारे वीज़ा का उन्होंने कैटेगरी बना रखा है इतने सारे। जो मैंने अप्लाई किया था वो था एम वीज़ा। ये क्या होता है, वो उनको मिलता है जो वहाँ पे किसी ट्रेड से रिलेटेड या किसी बिजनेस से रिलेटेड वहाँ जाते हैं, तो उनके लिए एम वीज़ा आता है। तो मैंने यही वीज़ा अप्लाई किया था, तो मैं आपको इसी के बारे में जानकारी आज दे रहा हूँ। बाकी आप किसी और वीज़ा के आपको करना है तो जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आप उसको दे सकते हैं, सारा लिस्ट यहाँ पे है। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिलेगा हुआ है कि डॉक्यूमेंट ऑन द कमर्शियल एक्टिविटी इशूड बाय ट्रेड पार्टनर इन चाइना। मतलब ये है कि आप चाइना में जिनसे मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ से आप उनको बोलिएगा कि मुझे एक इन्विटेशन लेटर चाहिए वीज़ा के लिए, तो आपके नाम का कुछ डिटेल मांगेंगे, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ये सब डिटेल आपसे मांग लेंगे। उसके बाद आप उनको जब अपना डिटेल सेंड कर देंगे तो वो आपको एक इनविटेशन लेटर बना के भेज देंगे। तो टोटल 3 डॉक्यूमेंट आपको चाइना से मंगाने होंगे बिजनेस वीज़ा के लिए: इनविटेशन लेटर, उस कंपनी का बिजनेस लाइसेंस लेटर, और तीसरा जो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या उस कंपनी में किसी भी पर्सन का आईडी कार्ड। ये 3 आपको मंगाने होंगे। मेरा से पासपोर्ट लगा था, और मेरे जिस कंपनी के बिहाफ में मैं जा रहा हूँ उनसे मैंने कवर लेटर बनवाया था। उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी की तरफ से ये आकाश गिरी हैं जो चाइना में जा रहे हैं विजिट करने के लिए, उनका जो खर्चा है, कौन पे करेगा कौन नहीं करेगा, यही सारा डिटेल है। तो उसको कवर लेटर बोलते हैं। तो वीज़ा के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये पूरा उनका इन्फॉर्मेशन है, क्या सेटअप गाइड है। तो यहाँ से देखेंगे आप। तो ये अपॉइंटमेंट के लिए है, अपॉइंटमेंट मैनेज करने के लिए, मतलब अगर आपने अपॉइंटमेंट ले लिया हुआ आपको उसको रिशेड्यूल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। और दूसरा है मैनेज एप्लीकेशन, मतलब जो आपने फॉर्म भर रखा है उसमें कुछ करेक्शन करना है, या आपने आधा भरा था आधा उसके आगे भरना है, तो उसके लिए। तो हम न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो मैं न्यू में चलता हूँ, होता है। तो ये आ गया इनका वो। तो अब जो हम ये फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन वाला, तो ये हम कहाँ सबमिट का है। तो मैं यूपी से हूँ तो मैं दिल्ली से करूँगा, तो मेरा दिल्ली का है। तो अब इसमें पूछा है कि आप इसके पहले कोई फॉर्म भर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे कि नया फॉर्म है। तो नया फॉर्म है तो नया फॉर्म करते हैं, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेंट, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर स्टार्ट कर देते हैं इसको यहाँ से। थोड़ा इसमें कैप्चा वगैरह आता है, थोड़ा सा डिले होता है, तो आप पेशेंस रखिएगा आप। इसको आप यहाँ से करके ऐसे करके इसको यहाँ पे मिलाना होता है। तो ये फॉर्म का पेज शुरू हो गया आना। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। तो अगर ये मैं एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेता हूँ तो मैं चाहूँ इस फॉर्म को कितनी बार एडिट करना है, जब तक मैं इसको अपॉइंटमेंट के लिए सबमिट नहीं करता। आप देखेंगे इसमें सेक्शन बने हुए हैं फॉर्म के, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, वर्क इन्फॉर्मेशन, सब मिला के आपको टोटल 10 सेक्शन है। लास्ट में आपको प्रिंट करने का फॉर्म का ऑप्शन है। मैं आपको समझाने के लिए भर रहा हूँ खाली, डमी नाम भी मैं डाल दूंगा इसमें। तो सबसे पहला कॉलम है कि फैमिली नेम। फैमिली नेम मतलब आपका सरनेम जो होगा वही फैमिली नेम है। तो उसको भरते हैं, इसे कर देता हूँ मैं। फिर आपका गिवन नेम, ये सारा एंट्री आपको अपने पासपोर्ट में जो जैसा स्पेलिंग है वही देख के भरना होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि अब आपका आईडी प्रूफ पासपोर्ट है, उसी अकॉर्डिंग सब कुछ भरना है। चलिए मैंने आकाश कर दिया, और कोई और नाम है अदर नेम, तो ये आपके पासपोर्ट में जब भरते हैं तो वहाँ पूछता है, तो उसमें अगर
कुछ आपने ऐड किया होगा तो उसमें पासपोर्ट में लिख के आएगा, तो आप वही लिख दीजिएगा, अदरवाइज उसको आप नॉट एप्लीकेबल का ही छोड़ दीजिएगा। फिर आपका जो फुल नेम है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ भरा था उसी को रीअरेंज करके आकाश गिर कर दिया। अब आपको फ़ोटो अपलोड करना है। अगर मैं फ़ोटो अपलोड करता हूँ, मैं आपको बताने के लिए इसमें ऑलरेडी सेव कर रखा है, ये मेरा फ़ोटो, ये फ़ोटो आ गया। इसको आप यहाँ से फुल फ्रेम में ले लीजिए, फिर यहाँ से फिनिश कर दीजिए। तो ये देखिए फ़ोटो जो है अपलोड हो चुका है। अब आगे की एंट्री की बात कर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, आप उसको ईयर, मंथ और डे में यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद ये जेंडर वाला है, आप जेंडर मेल फीमेल जो भी वो कर लीजिएगा। फिर प्लेस ऑफ बर्थ में है तो आपकी कंट्री क्या है, तो इंडिया। स्टेट क्या है, तो आप जहाँ से भी यूपी, राजस्थान, बिहार जो भी आप उसको कर दीजिएगा। और सिटी, जो भी आपका सिटी है, ये सब आपके पासपोर्ट में ऑलरेडी मेंशन रहेगा, तो आप वहाँ से वो कर सकते हैं। फिर आपका मैरिटल स्टेटस जो भी है आप वो कर दीजिएगा। फिर आपके नेशनैलिटी और परमानेंट रेसिडेंस के बारे में इसमें जानकारी पूछा है, तो करंट नेशनैलिटी क्या है, आप इंडिया डाल दीजिएगा। फिर नेशनल आईडी नंबर, चाहे आप आधार नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, कोई मैंडेटरी नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल करके भी आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है कि इसके पहले किस कोई और नेशनैलिटी थी, तो नो कर दीजिए, अगर है तो आप यस करिएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस किसी और कंट्री का कभी था कि नहीं, इसके या कभी किसी और कंट्री का आपने नागरिकता लिया हुआ है कि नहीं, इसका डिटेल, तो आप नो या एस जो भी आपको करना हो आप उसको करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये आपके पासपोर्ट का डिटेल पूछा हुआ है, तो इसमें ये पूछा हुआ है कि आपका पासपोर्ट कौन सा है, ऑर्डिनरी, सर्विस, डिप्लोमेटिक, अदर्स जो भी हैं। तो आम आदमी है तो ऑर्डिनरी बनेगा, तो ऑर्डिनरी कर लीजिए। फिर आपका पासपोर्ट नंबर, ये मैंने इसे रैंडम नंबर डाल दिया है। फिर आपका कहाँ से इशू हुआ है, कंट्री तो इंडिया। फिर इशूइंग प्लेस है, तो पासपोर्ट पे लिखा रहता है कौन सा प्लेस पे इशू हुआ है, तो आप वो डाल दीजिएगा। फिर इशूइंग अथॉरिटी, ये आपका जब पासपोर्ट का जब बन के आ जाएगा, जिस रीजनल ऑफिस से आपका बन के आएगा या कहीं से भी बना होगा, तो वहाँ पे स्टैम्प, पहला पेज खोलेंगे वहाँ पे स्टैम्प लगा होगा, तो आपको वहीं पे देखना है कि उसमें क्या लिखा है। अगर आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से के थ्रू करवाएं तो आपका वही लिख के आएगा, तो जो भी रहेगा आप देख लीजिएगा, तो उसको भरना पड़ेगा। तो मैंने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पे स्टैम्प लखनऊ रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर का ही लगा हुआ था। तो ये आप लिख दीजिएगा। इशूइंग डेट, ईयर का आपका पासपोर्ट इशू हुआ था वो, उसकी एक्सपायरी डिटेल ये कर लीजिएगा। उसके बाद कभी आपका पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट कभी खोया, लॉस्ट हुआ है कि नहीं, तो आप यस में जो करना करके या प्रोसीड टू सेक्शन 2 कर दीजिए आप। तो सेक्शन 2 पे आ गए हैं। उसके बाद अब ये पूछा, ये आपका आ गया एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब अब आपके जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों को चाहिए आपके वीज़ा से रिलेटेड संबंधित, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो टाइप ऑफ वीज़ा क्या है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, टूरिस्ट है, कमर्शियल एक्टिविटी, या जो भी मैंने आपको लिस्ट दिखाया हुआ था वो सारा इसमें है। तो आपका जो भी है स्टडी, वर्क, जर्नलिस्ट, जो भी आप उसको कर दीजिए। तो चूँकि अभी हम बिजनेस वीज़ा की बात कर रहे हैं, तो एम वीज़ा जो होता है कमर्शियल ट्रेड का, वो कर लेते हैं। इसमें भी आपके 2-3 टाइप आ जाते हैं, सब टाइप, ट्रेड, पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशन या कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़, तो आप वो कर सकते हैं। तो आपका जो भी है, क्योंकि मेरा ट्रेड से रिलेटेड था तो मैंने वो किया हुआ है। अब वीज़ा का डिटेल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है वैलिडिटी ऑफ वीज़ा इन मंथ, आपको कितने मंथ का वीज़ा चाहिए। क्योंकि अगर आप पहली बार फ्रेश पासपोर्ट बनवाए हैं और फ्रेश पहली बार वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मोस्टली ज़्यादा दिन का देते नहीं है, तो आप यहाँ से 30 दिन का कर सकते हैं। तो ये मैंने सॉरी मंथ में पूछा है, तो इसको मैं 1 मंथ कर देता हूँ, तो ये हो गया मंथ में। अब आप ध्यान देंगे कि जब भी अगर आप रिसेंटली वीज़ा बनवा रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको 3 महीने का वीज़ा वैलिडिटी देते हैं वो लोग। अब वो ऐसा क्यों कर रही है तो मुझे नहीं मालूम, हाँ थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा लग जाता है। तो अब जो है, अगर आप जाना है तो देना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो मैंने तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म 1 महीने से भरा था, लेकिन वैलिडिटी मुझे 3 महीने का मिला हुआ था, तो उसको आप देख लीजिएगा। आप 1 महीना करिएगा। अगर जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या पता उस समय वो लोग नॉर्मल सिस्टम पे आ गए हो कि जितना आप मांगेंगे, वैलिडिटी उतना ही देंगे, तो उस हिसाब से फिर आपका 1 महीने का लग जाएगा। क्योंकि ये चार्जेबल होते हैं ना, कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप कितनी एंट्री करना चाहते हैं, तो उसका उनका चार्ज डिसाइड होता है कि उसके लिए क्या चार्जेस हैं। तो इसलिए मैंने मिनिमम पे कर रखा था, तो मैंने 1 महीने का किया हुआ था। आपको चार्ज के बारे में भी मैं जब लास्ट में पहुँचूंगा तो सारा डिटेल आपको शो कर दूंगा। ये आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि वीज़ा फीस कितनी है, चार्ज कितने हैं, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री का, वो आप सब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये एंट्री का पूछा हुआ है, तो क्योंकि पहली बार में वो लोग ज़्यादा देते नहीं है डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री का। बाकी आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर पहली बार है तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल 1 महीने का और सिंगल एंट्री में पहले जाइए। एक बार वीज़ा लग गया, उसके बाद दूसरी बार जब आपको वीज़ा चाहिए, तो आपको 6 महीने का जो भी या 3 महीने का जो चाहिए आपको मिल जाएगा आसानी से। अभी आते हैं सर्विसेज। ये क्या चीज़ है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका वीज़ा बनेगा, तो ये एक्सप्रेस सर्विस है और नॉर्मल सर्विस है। तो नॉर्मल में चूंकि आपको कम से कम हफ्ता भर लग जाता है बन के आने में, एक्सप्रेस में क्या होता है वो अगले दिन ही मिल जाता है। जैसे मैंने आज सबमिट किया एप्लीकेशन फॉर्म, तो पहले तो 1 दिन के बाद ही मिलता था, लेकिन जब मेरे टाइम पे ये 2 दिन था। मतलब आज डेट है, मान लीजिए अगर आज 2 तारीख है, तो आपको 4 तारीख को 2:30 बजे के बाद दोपहर में आपका मिल जाएगा, 2 दिन के बाद आप कह सकते हैं। तो एक्सप्रेस सर्विस है, ये नॉर्मल सर्विस है। तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट, अगर आपको कोई जल्दबाजी नहीं है तो आप नॉर्मल करिए, 7 दिन में आपका बन के आ जाएगा। क्योंकि एक्सप्रेस के आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, कुछ 3-4 हज़ार रुपया लगता है, वो डिपेंड करता है कि उस समय उन्होंने क्या फी रखा हुआ है। तो मान लीजिए मैंने एक्सप्रेस कर दिया हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सप्रेस करके जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जाएंगे, तो उसकी 2 लाइनें लगती हैं, एक नॉर्मल लाइन लगती है, एक एक्सप्रेस की लाइन लगती है। तो आपसे पूछेंगे आपका कौन सा वीज़ा अप्लाई किया, तो अगर आप बोलेंगे मैंने एक्सप्रेस सर्विस लिया हुआ, तो आपकी अलग लाइन से एंट्री होगी। बाकी दोनों बगल बगल में लाइनें होती हैं, लेकिन एंट्री वो अलग अलग करते हैं, अंदर जाकर सब कुछ सेम हो जाता है। तो ये सब सारा प्रोसेस सर्विस का है। तो आप प्रोसीड करते हैं अगले सेक्शन। ये कॉलम छूट गया था, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लॉन्गेस्ट स्टे का है, आप मैक्सिमम कितना देर रुकेंगे। तो मैंने अगर 1 महीने का लगाया हुआ, तो मैं मान लीजिए 25 दिन का लेता हूँ।
तो 25 दिन, आप जितने दिन आपको रुकना हो उस हिसाब कर सकते हैं। जो आपका इन्विटेशन लेटर आएगा उसमें बाकायदा वो लोग लिख के मेंशन करते हैं कि 1 महीने के लिए या 45 दिन के लिए इनको आना है, तो उस हिसाब से आप इसमें अपना भर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। अभी आ गया थर्ड पे, आपका वर्क इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन चालू हो गया है। तो करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, तो आप जो भी हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको भरिएगा। करने वाले में तो अदर ही कर दिया था, अदर, और प्लस उसमें ऐड कर दिया था कि फैमिली बिजनेस में सपोर्ट करता हूँ, ऐसा कुछ मैंने भर दिया था। तो आप जो भी हैं उसको आप कंपनी एम्प्लॉय हैं, क्रू मेंबर, एंटरटेनर है, जो भी आप कर सकते हैं, बिजनेस पर्सन से आगे बढ़ते हैं। तो ये एनुअल इनकम आपका पूछा हुआ है, तो जो भी आपका एनुअल इनकम है डॉलर में आप उसको कर सकते हैं। करेंसी का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आरएमबी, यूएसडी, यूरोपियन का। तो यूएसडी मान लीजिए अगर कर लेते हैं, तो मान लीजिए अगर आपका 21,500 मान लीजिए डॉलर आपका इनकम है, अगर ये एप्लीकेबल नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ये बेसिकली वो लोग इसलिए पूछते हैं ताकि उनको पता तो रहे ना कि आप आ रहे हैं, तो एक्चुअली में आपके पास कुछ रिसोर्सेस हैं कि नहीं है, ऐसा नहीं है खाली आप झूठा इन्विटेशन लेटर लगा के आ रहे हैं। तो वही डिटेल में बेसिक्स आई है। अब वर्क एक्सपीरियंस उसने पूछा हुआ है, तो इसमें आप जो भी कुछ पिछला कहीं काम किए हैं, कब से कब तक किए हैं, वो डिटेल आपको देना होता है। तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं, मैंने रैंडम ऐसे पुटअप कर दिया था कि हम 4 महीने में यहाँ काम किया था, उस हिसाब से आगे हो गया था, तो कोई दिक्कत हुआ नहीं, एक्सेप्ट हो गया था मेरा वीज़ा। तो अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो लगा दीजिए, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है आपको, याद रखिएगा। यहाँ पे आप जो भी डिटेल देंगे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। आपका पासपोर्ट या आपका डॉक्यूमेंट, आपका आईडी प्रूफ है, आप डॉक्यूमेंट कह लीजिए, आईडी प्रूफ कह लीजिए, आपका पासपोर्ट है, आपको एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं है। जो एंट्री भरेंगे उसके लिए कुछ, तो मान लीजिए मैंने कब से कब तक काम किया, मान लीजिए मैंने 2023 से काम किया था, दूसरे महीने के पहले तारीख से। और कब तक किया था, तो यहाँ पे डाल देते हैं 2023 में, 2023 तक ही किया था मैं काम। और ये पहले महीने के, मान लीजिए, सॉरी, 5वें महीने की 1 तारीख तक मैंने काम मेरा ये हुआ है। तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर आपको किसने काम दिया था, जो भी होगा, जैसे मान लीजिए मैं कर देता हूँ XYZ। फिर एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, जो भी जहाँ भी एड्रेस होगा आप डाल दीजिएगा। मान लीजिए मैं सिरेंद्र रामपुर डाल देता हूँ, नंबर हेड डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन। फिर नेम ऑफ सुपरवाइजर, आप सुपरवाइजर आप किसके अंडर में काम किया था, सुपरवाइजर जो भी आपका था, तो मान लीजिए XRT कर देते हैं। फिर उनका कुछ नंबर है। इसके अलावा भी आप एक दो जगह और कहीं काम किए हैं तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने कई सारा सेक्शन छोड़ दिया हुआ है, तो जब मैं आगे प्रोसीड करूँगा तो इसमें से जो मैंडेटरी होगा, जो उनको चाहिए रहेगा, तो वो लिख के आ जाएगा। अगर इतने से काम चल जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये टेलीफोन नंबर का रिक्वायरमेंट उनको आ गया, और दोनों में टेलीफोन उन्होंने कंपल्सरी मांगा है। तो मान लीजिए टेलीफोन डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6, जो भी टेलीफोन होगा आप डाल दीजिएगा। मैं तो ऐसे आपको सिर्फ समझाने के लिए भर रहा हूँ इसको, उसे करते हैं। ये सेक्शन 4 आपका एजुकेशन आ गया। अब यहाँ पे पूछे हैं कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो आपको जो भी लैंग्वेज का होगा आप भर सकते हैं। जैसे मेरे लिए मैंने इंग्लिश कर दिया था और हिंदी किया हुआ था। जो भी डिटेल है आप सच बताइए, ऐसा नहीं आपको दिखा देना मुझे हाँ 8-10 लैंग्वेज आता है तो लोग इंप्रेस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आता है बेसिक डाल दीजिए। फिर आपका एजुकेशन का डिटेल्स में जो भी आपको पुट करना हो, कब से कब तक आपने किया हुआ था, चाहे तो आप नॉट एप्लीकेबल आपके पास नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिटेल है तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, डिग्री, सिटी, किस सिटी में था वो, और कब से कब तक आपने किया हुआ था, और क्या स्ट्रीम थी, आपने MBBS किया था, BA BSc क्या किया हो, तो आप डाल सकते हैं। तो चूंकि मैं आपको समझाने के लिए भर रहा हूँ तो फिर मैं इसको नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ देता हूँ। डिटेल डाल देंगे अपना कुछ हाई स्कूल इंटर का। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई बहुत खास इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अगर आपके पास है तो आप उसको पुट कर दीजिएगा। जितना आप उसमें सच्चाई दिखाएंगे तो आपके एक्सेप्ट वीज़ा होने में आसानी रहेगी। बाकी जहाँ पे जरूरी एंट्री होगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी जहाँ पे वैसे बेसिक चीज़ें हैं तो मैं आपको या तो स्किप करूँगा या तो बता दूंगा कि मैंने ये भरा था, आप भर दीजिएगा। जैसे मैंने एजुकेशन वाला मैंने उसको नॉट एप्लीकेबल अभी किया हुआ है। जब मैंने अपना भरा था तो उसमें मैंने अपना BSc का लगा दिया था कि मैंने BSc इस ईयर से इस इंस्टीट्यूट से किया हुआ था। तो आप जो भी आपका होगा कर दीजिएगा। चलिए करंट रेजिडेंस एड्रेस में आते हैं। तो कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले ये आ गया आपका इंडिया। स्टेट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। सिटी कर लेते हैं जौनपुर। पोस्टल कोड डाल देते हैं। फिर स्ट्रीट कुछ वहाँ का लैंडमार्क डाल दीजिए। मैंने अपना 34 जो भी आपका बेसिकली जो पासपोर्ट एड्रेस है वो आप एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा। फिर मैंने इसमें क्या किया था कि अब इस फ़ोन नंबर में डाल दिया था अपना नंबर। मान लीजिए मैं अपना नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, और इस वाले मैंने पापा का नंबर डाल दिया था। दो नंबर रहेगा थोड़ा सा डाइवर्सिटी रहता है। चलो ठीक है, अगर ये नहीं लग रहा है, कुछ इमरजेंसी हो गया तो कॉन्टैक्ट कर। ईमेल एड्रेस एंटर कर लेते हैं। फिर ये आपके फैमिली मेम्बर्स का डिटेल पूछा हुआ है, तो इसको आप जो है आप भर दीजिएगा। ये फादर का डिटेल है, तो मान लीजिए मैंने फादर नेम कर देता हूँ। फादर में फैमिली नेम मतलब सरनेम डालना है आपको। उसको जो मैंने भरा था उससे कर लेता हूँ। पापा का नाम मान लीजिए XYZ है। फिर नेशनलिटी उनकी क्या है, तो इंडिया। फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी है मान लीजिए कंपनी एम्प्लॉय जो भी है, आप उसको बस पुट करते जाइएगा। कुछ भी नहीं है तो आप फार्मर दिखा दीजिए ज़्यादा, उसमें आपको कुछ वो नहीं लगेगा। जैसे इसमें देखिए है यहाँ पे ये एग्रीकल्चर वर्कर डाल देते हैं। तो इसमें अब क्योंकि अब देखिए उसमें ईयर पूछा है, कब से कब तक कर रहे हैं, सब कोई ज़रूरत तो नहीं है लेकिन वो है तो भरना पड़ेगा। तो आप डाल दीजिए जब से आप कर रहे हैं क्या। मान लीजिए पिता पापा का है तो 1999 से डाल देते हैं। एक तो मैंने पापा का तो अपने जो उनका एम्प्लॉय थे तो मैंने वो डाल दिया था। मम्मी का भी जब मदर का कॉलम आता है उसमें भी सेम ही था, तो मैंने एग्रीकल्चर डाल दिया कि 2000 से वो किसानी कर रही हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ, एक्सेप्ट हो गया था। फिर इसमें आप एड्रेस डाल दीजिएगा। आप पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा जो भी आपका एड्रेस है। फिर
आपके आपके पापा चाइना में हैं तो आप एस नो जो आपका है तो नो कर दीजिए। फिर आप मम्मी का डिटेल भी है वो भी आप डाल सकते हैं, फैमिली में डाल दीजिए, नेम डाल दीजिए, वाइफ, उनकी नेशनलिटी क्या है, इंडिया, उनका ऑक्यूपेशन। तो ये मैंने अपने मम्मी वाले ऑक्यूपेशन में ये लिखा हुआ था, एग्रीकल्चर वर्कर। और ये मैंने ये डाल दिया था कि वो 1999 या 2000 से वो काम कर रही हैं, तो मैंने उनका 1999 एक और एक कर दिया था। एड्रेस भी जो आपका एड्रेस है वो आप इसमें डाल दीजिएगा। ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए एड्रेस और एंट्री भर रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिए खाली बस एक पर्टिकुलर लोकेशन लिख दे रहा हूँ तो मेरा एड्रेस हो गया, नहीं, आप बकायदा पूरा पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा। ये तो मैं बताने के लिए आप खाली बता रहा हूँ कि रामपुर जो भी है। मम्मी चाइना में है तो नहीं, फिर आपके बच्चे वगैरह हैं कि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं कि ये आपने स्टार्टिंग में अगर बता दिया होगा तो आपके स्पाउस का भी यहाँ पे एंट्री आ जाएगा, फिर उनका भी आप डिटेल डाल। पूछा है कोई आपका चाइना में कोई और है रिलेटिव पेरेंट्स के अलावा, तो आप हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये आपके ट्रैवल का इन्फॉर्मेशन पूछा हुआ है, तो बेसिकली जब आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको चाइना में कहाँ रुक रहे हैं, आप किस फ्लाइट से कब जा रहे हैं, तो पूरा वो लोग डिटेल मांगते हैं। इसके लिए लोग करते क्या है कि जो रिफंडेबल टिकट्स होते हैं, होटल बुकिंग होती है, वो करा के एंट्री भर देते हैं। तो उसके बाद जब वीज़ा लग जाता है तो फिर उसको वो कैंसिल करके फिर अपने अकॉर्डिंग जब वीज़ा उनका लगता है तो वो लोग अपना निकाल लेते हैं। तो बिजनेस वीज़ा में भी वो एंट्री पूछा हुआ था, तो इसमें ऐसा कोई डिटेल खास नहीं था, तो मैंने ऐसे रैंडम चीज़ें एक अनुमान कि हाँ मुझे इतने तारीख तक जाना है, तो वो मैंने भरा हुआ था। तो अब जो एग्जैक्ट मैंने भरा हुआ था आपको वही मैं बताता हूँ, तो आप उस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा। अच्छा, मैंने डाल दिया था कि मुझे 2023 के अगस्त महीने के 24 तारीख को निकलना है। फिर ये पूछा है कि जिस आप ट्रेन से या फ्लाइट से जा रहे हैं उसका नंबर क्या होगा। तो चूँकि अभी जो हमने कुछ टिकट वगैरह कराया नहीं, तो आप एक रैंडम नंबर लिख दीजिएगा, उससे कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने वहाँ का एक बुलेट ट्रेन का नंबर लिख दिया था G5408। फिर सिटी ऑफ अराइवल आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो अब क्योंकि अगर आप चाइना का है तो ऑलरेडी उनके सिटी के सब नाम आ जाएँगे, तो आपको जहाँ भी जाना है, ये सारे सिटी हैं तो उसको आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ जहाँ जाना है, समझिए मैंने शेंजन का किया तो शेंजन का ही हो गया। फिर ये होता है काउंटी ऑफ अराइवल। तो एक्चुअली क्या होता है कि इन्होंने कुछ अब उनका हिंदी में एक्चुअली में क्या है मुझे नहीं पता, काउंटी है ये। तो आप गूगल में सर्च करिएगा कि जो आपको जिस सिटी में जाना है वो किस काउंटी में आता है, तो आप उस काउंटी के अकॉर्डिंग उसको भर दीजिएगा। जैसे मुझे शेंजन जाना है तो वो आता है ये वाले, क्या नाम है इसका, बावान काउंटी जो भी है ये इसमें आता है। तो मैंने नेट पर पहले सर्च किया, फिर ये काउंटी भर दिया था। फिर आपके डेस्टिनेशन ये तो हो गया कि आपका फ्लाइट से उतरने के बाद क्या क्या प्रोसीजर होगा। अब आपके पास डेस्टिनेशन आपको कहाँ जाना है, तो सिटी डेस्टिनेशन आपको जहाँ जाना है वो आप डाल दीजिएगा। जैसे मुझे शेंजन जाना तो मैंने यहाँ भी शेंजन ही भरा था। अब ये सारी एंट्री जो मैंने एक्चुअली भरी थी आपको वही बता रहा हूँ मैं। फिर वापस वही काउंटी पूछा हुआ है, तो सेम काउंटी जो भी आप जाएंगे उसको आप नेट पर सर्च करेंगे सब मिल जाएगा आपको। फिर आप वहाँ का एड्रेस जो भी होगा आप एड्रेस लिख दीजिएगा। जो आपका इन्विटेशन लेटर होगा ना, तो उस कंपनी का एड्रेस ही आप डाल दीजिएगा, उसका एड्रेस जो मेंशन होता है तो वही आप लिख दीजिएगा। अभी मैं आपको बताने के लिए इसमें खाली कुछ भी लिख देता हूँ। फिर डेट ऑफ अराइवल पूछा हुआ है, तो इसमें फिर से आप वही 2023 मंथ, तो अगस्त में मैंने किया था। डेट ऑफ अराइवल मैंने 25 कर दिया था कि मैं 24 को निकलूंगा, तो 25 रात को अगर फ्लाइट हो तो 25 को मैं पहुँच जाऊँगा। फिर आपका वहाँ से आपको निकलना है, तो ये आप खाली एस्टिमेट बना के आपको बताना है कि बस मेरा ये प्रोग्राम है, बाकी इसका कुछ आपको टिकट या प्रूफ नहीं चाहिए बिजनेस वीज़ा में, याद रखिएगा। अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा होता फिर आपको पूरा डिटेल देना होता, लेकिन इस विथ फ्लाइट टिकट या होटल बुकिंग सब बताना होता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये आप खाली एक अनुमान बता दीजिए बस। तो जो मैंने भरा है मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली मैंने भरा हुआ था, तो उस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। फिर मान लीजिए मुझे 24 को जा रहा हूँ, अब मैं 90वें महीने में मतलब अगले महीने में 2 तारीख वहाँ से निकल जाऊँगा। फिर तो आपके जितने भी डेस्टिनेशन है आपको जहाँ जहाँ जाना है, जैसे अगर मुझे 2-3 जगह जाना है तो मैं 2-3 डेस्टिनेशन डाल दूँगा, यहाँ से आप ऐड करते हुए उसको आगे बढ़ते हुए निकल जाएँगे। क्योंकि अभी एक जगह जाना है तो एक जगह मैं करके आगे बढ़ता हूँ। फिर अब ये देखिए जो मैंने बोला था ना, इनवाइटेड पर्सन ट्रेड के लिए या बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो आपको बुला कौन रहा है, तो यहाँ पे उसका डिटेल चाहिए। तो अब वो पर्सन है कि ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है, तो आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं। फिर रिलेशन क्या है इनसे, ये एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका उनसे कुछ रिलेशन है आप उसको लिख सकते हैं कि पार्टनर हैं, क्या हैं, कैसे एम्प्लॉई हैं, उनका फ़ोन नंबर जो भी होगा, फिर उनका ईमेल एड्रेस, तो आप उनसे पूछेंगे या उस लेटर पे इनविटेशन लेटर पे लिखा होगा तो आप उसको लिख सकते हैं। चलिए, अब ये स्टेट पूछ रहा है वो कहाँ पे है, तो जहाँ भी होगा। तो चूँकि शेंजन जो है वो ये गुआंगडोंग में है, तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। आपको जहाँ जाना होगा उस हिसाब कर लीजिएगा। फिर सिटी पूछा है, तो सारा सिटी भी इसमें है, तो मैं शेंजन सर्च कर लेता हूँ। ये आ गया शेंजन। फिर से काउंटी वही आ गया, तो काउंटी इसका आपको मैंने बता दिया था कि जहाँ ये वाला काउंटी है। फिर आप आई ये आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कोई फैमिली मेम्बर का है, तो आप इसमें इसको जरूर फिल कर दीजिएगा। आपके क्या रिलेशन है, मान लीजिए मैंने ब्रदर कर दिया। मैंने विकास का ऐड किया हुआ था तो उनका डिटेल डाला था, फिर उनका मोबाइल नंबर, फिर उनका ईमेल एड्रेस, कंट्री ये कर देते हैं, स्टेट कर लेते हैं, सिटी, पोस्टल कोड। अब ये पूछा है कि आपके ट्रैवल का जो खर्चा वो कौन करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन, अदर या सेल्फ, तो आपका जो जैसा रहेगा। मैंने सेल्फ किया हुआ था।
फिर ये कोई स्पॉन्सर है कि नहीं, ये इसके ऊपर है, तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अगर आपका कोई स्पॉन्सर है या कुछ है तो आप उसको कर सकते हैं। फिर आप अगर अकेले जा रहे हैं तो नो कर दीजिए, अगर किसी के साथ जा रहे हैं तो यस करेंगे, तो उनका थोड़ा डिटेल इसमें पूछेगा तो आप डिटेल उसको भर दीजिएगा। तो चलिए, अगर मैं नो करता हूँ, मेरे से कोई नहीं जा रहा, मैं अकेले जा रहा हूँ, तो नो करके मैं आगे ये एक एंट्री बच गई थी कि वहाँ से डिपार्चर मेरा कब होगा। फिर चाइना से निकलने का डिटेल है ये, तो इसको और भर देते हैं। सिप नंबर, जो सिप फ्लाइट है कोई नंबर है, तो मैंने ऐसे रैंडम नंबर डाल दिया था एक। सिटी ऑफ डिपार्चर, आप कहाँ किस सिटी से निकलेंगे, तो मैं इसको सेंजन कर देता हूँ। काउंटी पूछा हुआ है, तो वापस से आप जो है, ये आपका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आ गया। ये पिछले 3 साल में कभी आप चाइना गए थे कि नहीं उसका पूछा हुआ है, तो मैंने नहीं किया तो नहीं कर दिया। फिर इसके पहले कभी चाइना वीज़ा लिया हुआ है कि नहीं, तो नो। इसके पहले किसी और कंट्री का आपने कभी वीज़ा अप्लाई किया था, आपको वीज़ा मिला हुआ था, तो यस या नो जो भी आपका होगा। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम, तो मैंने नो नो सब कर दिया था। फिर किसी और कंट्री में अगर आप 5 साल कहीं गए हुए हैं तो वो पूछा हुआ है, तो कहीं आप गए होंगे तो इसमें डिटेल यस करते ही आपको इसमें पूरा आ जाएगा, कहाँ गए थे, क्या कैसे गया, तो आप लिख दीजिएगा। मेरा नो था तो मैंने नो कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये आ गया कि वही क्वेश्चन आंसर है आपको, तो बेसिकली इसमें सब नो नो करना होता है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। इसके पहले कभी आपका वीज़ा कैंसिल हुआ था कि नहीं, आपको चाइना से कभी एंट्री आपकी रिफ्यूज़ किया गया था, कभी आप इलीगली चाइना में गए थे या कभी काम किए थे, जो भी है सब पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से, और जो भी डिटेल होगा आप उसको कर दीजिएगा। मैंने सब नो नो किया था, तो मैं नो करके आगे बढ़ता हूँ। अब ये देखिए, ये पूछा हुआ है कि जो आप अपना पासपोर्ट, चूँकि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका पासपोर्ट भी वहाँ पर सबमिट होगा, उससे वीज़ा लगा के वो लोग देंगे। तो ये वही पूछ रहा है कि अपना जो आपका पासपोर्ट होगा वो आप कैसे लेना चाहेंगे, बाई कुरियर या फिर आप खुद आके सेंटर से लेना चाहेंगे। तो बाई पोस्ट अगर करेंगे, उसके जो चार्ज होंगे वो लोग ऐड करके आपसे ले लेंगे वो, तो आपको बाई कुरियर हो या पोस्ट बाई वो भेज देंगे। तो मैंने सेंटर से लिया था, तो मैंने सेंटर कर दिया। करते हैं, तो ये देखिए पूरा डिटेल आ गया फॉर्म का, जो मैंने एंट्री सब किया हुआ था। तो आप रिव्यू सब देख लीजिएगा, कैसे कैसे आपने कुछ एंट्री गलत तो नहीं भरा है, कुछ जैसा भी होगा। एडिट का भी देखिए ऑप्शन दिख रहा है, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो फिर ये डिक्लेरेशन आया हुआ है कि आप अपना कर रहे हैं, अपना ही एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं या किसी और का कर रहे हैं। तो मैंने पर्सनल किया हुआ तो पर्सनल कर दिया। उसके बाद इनके टर्म्स एंड कंडीशन ये मैंने पढ़ लिया, मान लीजिए, फिर इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो ये आपका नंबर आ गया है, ये करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। आई हैव स्टडी एंड अवेयर द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, ये आपका नंबर है, इससे आप अवेयर हैं। ये सब करके तो आप चाहे तो उसको आप कहीं जीमेल उमेल पे मंगा भी सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं डाउनलोड करता हूँ, ये आपका फॉर्म डाउनलोड हो गया, तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये फॉर्म आ गया है। तो बेसिकली आपको इसी को आपका प्रिंट आउट कराना है और इसी को आपको ले जाना है। तो ये एक तो पहला पेज ये हो गया, जिसपे आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है और कुछ क्यूआर कोड है। ये आप देखेंगे जब फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा तो ये इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों में आ जाता है। ये पूरा एंट्री आपका है, सारा इसमें वो है। तो आपने करना कुछ नहीं है, इस फॉर्म का प्रिंट आउट, इन्विटेशन लेटर कंपनी का, बिजनेस लाइसेंस, और उसके बाद इन्वाइटिंग पर्सन का आईडी प्रूफ और अपना पासपोर्ट, बस यही आपको। और जिस कंपनी से आप जा रहे हैं उसका कवरिंग लेटर लेके और सबका एक फोटो कॉपी करा लीजिएगा, इसके साथ अटैच कर देना है। और यही लेके आपको वीज़ा सेंटर पे जाना है। लेकिन वीज़ा सेंटर पे आपको कब जाना है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। इसके पहले वॉक इन सर्विस थी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और जाके वीज़ा सेंटर पे आप लाइन लगा के सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का कर दिया है कि वो कंपलसरी है और बिना उसके आप ये फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ से पूरा फॉर्म भरने के बाद आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, जो जो मैंने बताया सारा फोटो कॉपी उसका लेके। अब हमें करना है अपॉइंटमेंट लेना है। तो चलिए अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं मैं आपको वो बता। तो इसमें फिर से आपको वही पेज आ जाएगा स्टार्टिंग वाला, तो इसको आप करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ वीज़ा पे आप जाएंगे, हुआ है अपॉइंटमेंट ले लिए हैं, उसको मैनेज करना, वो नया अपॉइंटमेंट लेना है। तो ये तो मान लीजिए नया अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो न्यू दिल्ली मेरा जहाँ सबमिट करना है, वीज़ा फॉर चाइना। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे सरनेम लिख देते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, और नंबर एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर, अपॉइंटमेंट जो आप लेंगे ऑनलाइन, तो एक अपॉइंटमेंट में आप टोटल 3 एप्लीकेशन, मतलब 3 फॉर्म, 3 लोगों के वीज़ा के लिए आप एक ही अपॉइंटमेंट से आप कर सकते हैं। तो तो ये आप देखेंगे अवेलेबल और फुली बुकड है, तो जैसा भी होगा तो उसमें दिखाएगा। तो जैसा अब इसमें देखिए आप 30 अगस्त का बुकिंग दिखा रहा है। जब मैंने किया था तो 1.5 महीने तक कोई स्लॉट खाली नहीं था। उसके लिए फिर मैं डेली चेक कर रहा था, डेली 4 से 5, 6 के बीच में डेली चेक करता था। तो
23 तारीख को मुझे 22 तारीख की शाम को मुझे 23 तारीख का स्लॉट मिल गया था। तो यहाँ पे आप मान लीजिए देखिए 23 अगस्त 30 अगस्त का खाली है, तो आप 30 अगस्त पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपको दिखा दिया कि इतने इतने बजे का स्लॉट आपका खाली है। ये देख लीजिए 9 बजे 10 बजे जो भी है। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे जब, तो यहाँ से करेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो जैसे जब मेरा अपॉइंटमेंट बुक हुआ था, तो जो उसका स्लिप जनरेट होकर आया था वो आपको भी दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। तो बिल्कुल ऐसे ही आता है। तो उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है और साथ में उसको भी ले जाना है। जब आप उस प्रिंट आउट को ले जाएंगे तब वहाँ पे आपको जब एंट्री काउंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे वही स्लिप दिखाएंगे। तो फिर आपको वो नंबर वो लोग चेक करेंगे वहाँ से आपका वाकई में आज अपॉइंटमेंट है कि नहीं है। तो अगर वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट है तो आपको अंदर जाने के लिए दे। सारा फॉर्म भरने के बाद आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। अब आपको उस अपॉइंटमेंट वाले दिन अपना सारा डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट लेना है। अभी आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ का बिल्डिंग कैसे है कैसे नहीं है। ये है शिवाजी स्टेडियम मेट्रो, यहीं पे सब बना हुआ है। और इस बिल्डिंग के सामने वाले में नीचे बेसमेंट में वीज़ा का होता है सब। हर कंट्री का है इसके अंदर, यूके, यूएस, थाईलैंड, कई कंट्री का इसके अंदर बना हुआ है। तो यहाँ बैक साइड से एंट्री होती है, यहाँ से पीछे से, और ये एग्जिट का रास्ता है यहाँ से। अगर आपको यहाँ से निकलना है तो शिवाजी स्टेडियम जो मेट्रो स्टेशन है एयरपोर्ट वाली, वो अंदर से आपको इस वाले बिल्डिंग के अंदर से एंट्री है उसकी, आप जा सकते हैं वहाँ से। और आपको अगर उस पर एयरपोर्ट लिंक पे नहीं जाना है तो आप सीधा यहाँ जाएंगे तो 800 मीटर के डिस्टेंस पे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, ब्लू लाइन वाली। तो आप चाहें तो वॉकिंग डिस्टेंस से घूमते घूमते वहाँ भी जा सकते हैं, और चाहे तो आप एयरपोर्ट लिंक वाले से जा सकते हैं। आप जाइए तो आपका चाइना वाला जो है वो आपके बेसमेंट M2 पे है आपका। तो वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे अपना दिखाइए अपॉइंटमेंट लेटर। उसके बाद आपकी एंट्री होगी। और याद रखिएगा कि आप अपने साथ कोई कैमरा मत लेकर जाइएगा, नहीं तो वो आपको बोलेंगे कि आप जाकर उसको लॉकर में जमा करके आइए तब आप एंट्री करिएगा। वहाँ से जाने के बाद फिर आपको डिस्प्ले पे सब दिखाई दे रहा है, उस काउंटर पे जाना है। वहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वो। इनकेस कुछ मिसिंग है तो आपको बोलेंगे सर ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आप 1-2 घंटे में उसको अरेंज कर लीजिए। तो आप मंगाएंगे और वो लोग आपको मेल ID देंगे, सर इस मेल पे आप मंगा लीजिए, हम आपको प्रिंट आउट दे देंगे। प्रिंट आउट से मुझे याद आया कि आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया है उन सबका फोटोकॉपी आप पहले से करा के ले जाइएगा। क्योंकि मेट्रो स्टेशन के पास वहाँ पे आपको 10 रुपये 20 रुपये ऐसे रेट पे आपको प्रिंट आउट निकाल के देंगे। तो आप पहले से करके ले जाइएगा। कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो लोग अंदर प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको टोकन नंबर देंगे और आपको बोलेंगे सर आप बैठिए। और अंदर काउंटर पे आपका सब एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स सब पासपोर्ट के साथ में ले जाएंगे। जब आपका नंबर आएगा आपको बुलाएंगे, वहाँ पे आपका फ़ोटो खींचेंगे और आपका जो भी डिटेल है सब लेंगे। उसके बाद फिर बोलेंगे सर ठीक है आप जाइए, आपको एक स्लिप दे देंगे कैश जमा करने के लिए। और कैश से याद आया कि आपको वहाँ पे कैश ले जाना है, वहाँ पे और कोई पेमेंट मोड नहीं है, तो सारा कैश आप ले जाइएगा। तो मेरा चूँकि 3 महीने का हुआ था, कुछ 11,118 रुपये उन्होंने मुझे पे करने के लिए बोला। तो काउंटर पे आप जैसे कैश पे करेंगे आपको एक स्लिप मिल जाएगा और उस पर डेट लिख देंगे कि आप अगर आपका एक्सप्रेस है तो 2 दिन के बाद, नॉर्मल है तो कब मिलेगा, आपका डेट लिख देंगे। बाई पोस्ट है तो डायरेक्ट आएगा, आपको खुद जाके लेना है उस पर वो लोग पूरा डेट लिख देंगे। और 2:30 से लेकर 5 बजे के बीच में आपको बाई हैंड वहाँ मिलेगा। कैश काउंटर के बगल में ही पासपोर्ट रिसीविंग काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे आप जाएंगे। 2:30 बजे जब आपका नंबर आएगा तो आप टोकन नंबर एक ले लीजिएगा। और जब बैठिए आपका जैसे नंबर आएगा आप वहाँ जाएंगे और अपना जो स्लिप मिला हुआ है वो आप दिखाएंगे, तो वो आपको ला के आपका पासपोर्ट दे देंगे। तो अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है तो पासपोर्ट में स्टैम्प मार के वो उसमें वीज़ा पूरा स्टेपल होकर आएगा ही, तो आपका वीज़ा लग गया। तो ये था पूरा वीज़ा प्रोसेस। उसके बाद आप बाहर आ जाइए, फिर आप अपना टिकट निकालिए, आपको जब जाना है जैसे जाना है अपने हिसाब से आप जाइएगा। वो आपके ऊपर, जो आपने इसमें एंट्री डाला उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार आपका वीज़ा लग गया तो आप चाइना जा सकते हैं। इनकेस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको अपना उनको मेल करना है और उसमें अपना बैंक अकाउंट डिटेल सब डाल देना है। तो आपका जो भी अमाउंट रिफंडेबल है वो आपको रिफंड कर देंगे वो लोग। इसमें कुछ अमाउंट कटते हैं, वो एग्जैक्ट कितना कटते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कटना होगा कट के आपका जो अमाउंट आना होगा वो आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस था वीज़ा कैसे चाइना का आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप उसको ले सकते हैं। और बाकी इससे रिलेटेड आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं।